हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बायो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, लाइफ प्रोसेस। इसके पहले मैंने केमिस्ट्री का 5वें चैप्टर और फिजिक्स के 4 चैप्टर ख़त्म कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो पहले जाके देख लो। बायो में मैं पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेस स्टार्ट करने वाला हूँ और ये चैप्टर 3 पार्ट में होंगे। अगर आपको डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ या फिर मुझसे आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बायो का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ये पूरा चैप्टर मैं 3 लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, पार्ट वाइज रहेगा, 3 पार्ट्स में रहेंगे, तो अच्छे से समझो। कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताओ। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर इसको। क्या क्या दिया है लाइफ प्रोसेस में? हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन वॉट इज़ अलाइव एंड वॉट इज़ नॉट अलाइव? इफ़ यू सी ए डॉग रनिंग और ए काउ chewing cud or a man shouting loudly on the street, we know that these are living beings. What if the dog or the cow or the man were asleep? We would still think that they were alive, but how did we know that? We see them breathing and we know that they are alive. मतलब यहाँ पे सिंपली उन्होंने बताया कि कौन सी चीज़ें जिंदा हैं, कौन सी नहीं। कैसे हमें पता चलेगा कि अलाइव है या नहीं है? तो अगर उस पर कुछ मूवमेंट हमें देखने को मिलता है या फिर नॉर्मली वो ब्रीथ भी कर रहा है तो मतलब क्या हुआ, अलाइव है। व्हाट अबाउट प्लांट्स? अब प्लांट्स में क्या है? प्लांट्स में तो हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है। हाउ डू वी नो डैट दे आर अलाइव? वी सी देम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, बट व्हाट अबाउट प्लांट्स डेट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन? कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि उसके प्लांट कैसे है तो वो ग्रीन कलर की उनकी लीफ होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनके लीफ ग्रीन नहीं होते हैं, तो फिर क्या है वो? They grow over time, so we know that they are alive, some will say. In other words, we tend to think some sort of movement either growth related or not. अब कुछ प्लांट्स पे कैसा होता है कि जो उनका ग्रोथ होता है वो ऐसा धीरे धीरे ग्रोथ होता है, तो हम बता सकते हैं कि हाँ ग्रोथ हो रहा है, मीन्स उसमें नए नए लीफ आ रहे हैं, उसके नए नए ब्रांचेस आ रहे हैं या फ्रूट्स आ रहे हैं या फ्लावर्स आ रहे हैं, तो कह सकते हैं प्लांट में भी कि हाँ प्लांट कैसा है, अलाइव है, एज कॉमन एविडेंस फॉर बीइंग अलाइव. But a plant that is not visibly growing is still alive and some animals can breathe without visible movement. ठीक है, कुछ ऐसे एनिमल्स है या प्लांट का बारे में उन्होंने बताया. So using visible movement as the defining characteristic of life is not enough. तो देखते हैं और क्या इन्होंने डेफिनेशन बताया. Movement over very small scales will be invisible to the naked eye. अब उन्होंने सबसे पहले मूवमेंट के बारे में बताया कि मूवमेंट्स अगर सबसे पहला देखा जाए कोई भी प्लांट या एनिमल अलाइव है या नहीं, तो वो मूवमेंट के बारे में बता रहा है. मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल, इज दिस इनविजिबल मॉलिकुलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? इफ़ वी आस्क दिस क्वेश्चन फॉर प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस. ठीक है कि हाँ मूवमेंट जरूरी है, बट इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिकुलर मूवमेंट इन देम अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल. वायरस के केस में क्या होता है कि आउटसाइड द बॉडी वो एकदम डेड के जैसा रहते हैं, पता ही नहीं चलता वो अलाइव है या नहीं है, बट इनसाइड द बॉडी वो अपने हरकत में आ जाते हैं. एंड दैट इज पार्टली वाई देयर इज ए कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट. तो यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है वायरस के केस में कि आउटसाइड द बॉडी वो डेड के जैसा बिहेवियर रहता है उनका, और इनसाइड द बॉडी वो जिंदा हो जाते हैं. वाई आर मॉलिकुलर मूवमेंट नीडेड फॉर लाइफ? अब ये मॉलिकुलर मूवमेंट क्यों ज़रूरी है? We have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures. They can have tissues, tissue have cells, cells have smaller components in them. ठीक है, ये तो आपने लास्ट चैप्टर्स में लास्ट ईयर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, क्लास 8-9 में यही सब चीज़ें हैं. Because of the effects of the environment, this organized ordered nature of living structures is very likely to keep breaking down over time. If orders break down, the organisms will no longer be alive. अगर ये ऑर्डर ब्रेक डाउन हो जाए तो वो क्या होगा, जिंदा नहीं रहेगा. सो लिविंग क्रीचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स. सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल टाइम. तो जो भी आपका जो भी कह सकते जो भी क्रीचर्स है या जो भी ऐसे प्लांट हो या एनिमल हो, कोई भी चीज़ें हो, उनमें जो मॉलिक्यूल्स है वो मूव होते रहने चाहिए. ठीक है, तो कहेंगे कि वो जिंदा है. अब देखते हैं इन्होंने क्या दिया. व्हाट आर लाइफ प्रोसेस? लाइफ प्रोसेस होता क्या है? द मेंटेनेंस फंक्शनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनी पर्टिकुलर वर्क.
अब हमारे बॉडी के अंदर एक मेंटेनेंस फंक्शंस चलती रहती है, चाहे हम काम करें या ना करें, वो मेंटेनेंस वर्क चलता रहता है। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, इवन इफ वी आर जस्ट asleep, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो। हम काम करें या ना करें, बैठे रहे, सोए रहे, कुछ भी करते रहें, हमारा क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ फंक्शन चलते रहना चाहिए, ऐसा ये कहना चाहता है। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। सिंस दिस मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। अब इस मेंटेनेंस के लिए, इस प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एनर्जी। अब एनर्जी मिलेगी कैसी, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, बाहर से आएगी एनर्जी। सो देयर मस्ट बी ए प्रोसेस टू ट्रांसफर ए सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। तो अब वो फूड की बात करने वाला है, वो एनर्जी किस फॉर्म में होना चाहिए, फूड होना चाहिए, आउटसाइड द बॉडी से आएगा वो, विच इज वी कॉल फूड, टू द इनसाइड अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन भी उसको कहा जाता है उस प्रोसेस को। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। अभी कैसा है कि अगर जैसे आप लोग बच्चे हो, तो छोटे बच्चों में क्या होता है कि ये रॉ मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि आपका बॉडी कैसा ग्रो हो रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट पे कह सकते हो, प्रॉपर बैलेंस डाइट होना चाहिए। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर कार्बन बेस्ड। अब कार्बन कंपाउंड्स वाले चैप्टर में जब मैंने केमिस्ट्री आपको पढ़ाया था, तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि हर चीज़ कार्बन की बनी हुई है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे कहना चाहता है कि फूड जो भी सोर्सेस है वो कार्बन बेस्ड होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेस, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन देन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस। अब अलग अलग कह सकते हो ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस होते हैं, मतलब उनका फूड लेने का तरीका, डाइजेस्ट करने का तरीका, हर चीज़ थोड़ा अलग होता है। हम डिटेल में सब देखने वाले हैं। द आउटसाइड सोर्स ऑफ एनर्जी could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism. These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy. अब यहाँ इन्होंने इस पैराग्राफ में क्या बोला, इस लाइन्स में क्या बोला इन्होंने कि जो भी ऑर्गेनिज्म से अगर वो बाहर से फूड ले रहा है, तो वो फूड को क्या करना है, डाइजेस्ट करने का तरीका, उसको ब्रेक करने का तरीका, मतलब वो फूड को फाइनली किस तरह से एनर्जी में कन्वर्ट करना है, वो सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। डेट कैन बी यूज फॉर द वेरियस मॉलिकुलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर मेंटेनिंग लाइफ स्ट्रक्चर, जो भी हमें मेंटेन करना है लाइफ स्ट्रक्चर को, एज वेल एज टू काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड टू ग्रो। हमें बॉडी को ग्रो करने के लिए क्या क्या मॉलिक्यूल्स चाहिए, किस टाइप के मॉलिक्यूल्स चाहिए, वो हमें देखना जरूरी है यहाँ पे। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी इज अननेसेसरी। तो इन्होंने बोला सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में ऐसे चलते रहना चाहिए। जैसे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। अब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, एक तरह से केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब है, उन्होंने यहाँ पर रिएक्शन का नाम दिया ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग। क्या चीज़ ऑक्सीडाइज होनी चाहिए, कौन सा फूड ऑक्सीडाइज होना चाहिए, कौन सा रिड्यूस होना चाहिए, कौन सा मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, ये सारा कुछ हमें यहाँ पे समझना जरूरी है। फॉर दिस मेनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स्ड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीडाइजिंग के लिए, वो इन्होंने बताया। वो हमें बॉडी में उस फूड के अलावा ऑक्सीजन भी चाहिए उसको करने के लिए, ऑक्सीडाइज करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड सोर्सेज फॉर सेलुलर नीड्स इज वॉट वी कॉल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट एक रेस्पिरेशन की बात की है कि रेस्पिरेशन ज़रूरी है टू ब्रेक डाउन द फूड सोर्स, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब रेस्पिरेशन के बाद फिर क्या होगा, इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड। अब सिंगल सेल में क्या होता है, कोई ऐसा स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते, जैसे हमारे लिए माउथ होता है, उसी तरह सिंगल सेल वालों के लिए ऐसा कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए या फिर रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन्स नहीं बने होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में, बट हमारे में होते हैं, एनिमल्स में होते हैं। बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन कॉन्टेक्ट विद द इन्वायरमेंट, क्योंकि उनका जो सरफेस है सिंगल सेल वालों का, वो पूरा आपका क्या है,
इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में, वो फूड किधर से, जैसे अमीबा की बात कर रहा हूँ मैं, अमीबा में ऐसा ही होता है ना, वो किधर से ही फूड आपको ले सकता है। बट व्हाट हैपेंस व्हेन द साइज, बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज एंड द बॉडी डिजाइन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स। अगर बॉडी डिजाइन बहुत बड़ा हो, कॉम्प्लेक्स हो, तो क्या होगा, मतलब मल्टी सेलुलर की बात कर रहा है। ऑर्गेनिजम्स, ऑल द सेल्स में नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग इन्वायरमेंट। अब हर चीज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं हो सकता है। द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल द सेल्स। तो सिर्फ सिंपली डिफ्यूजन से काम नहीं चलने वाला है, जैसे अमीबा में हो जाता है, बाकी मल्टी सेलुलर वाले में अलग प्रोसेस होता है। We have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in the functions they perform. We are familiar with the idea of these specialized tissue। अलग अलग स्पेशल टिश्यू की बात कर रहा है कि क्या टिश्यू क्या फंक्शन होना चाहिए, लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा सारे टिश्यू के बारे में। And with their organization in the body of the organism, it is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also the function of specialized tissue। जो फूड लेने का तरीका है या डाइजेस्ट करने का तरीका है, वो सारा कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यू पे ही डिपेंड करता है। हाउएवर दिस पोजेज ए प्रॉब्लम सिंस द फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट वन प्लेस इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिजम्स while all parts of the body need them। अब क्या आपने फूड ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, और वो सारा कुछ आपके स्टमक में चला गया या लंग्स में चला गया। ऑक्सीजन तो लंग्स में चला गया और फूड आपका स्टमक में चला गया। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, कैसे हमारा केमिकल रिएक्शन होगा, कैसे ये लोग मीटअप करेंगे, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए, दिस सिचुएशन क्रिएट्स ए नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, ठीक है, फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी, ताकि वो फूड और ऑक्सीजन को कह सकते हो कि हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में कैसे लेके ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो ट्रांसपोर्टेशन की बातें कर रहा है। When chemical reactions use the carbon source and oxygen for energy generation, they create byproducts that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. These waste byproducts are therefore needed to be removed from the body and discarded outside by a process called excretion। अब जो भी उसने ऑब्जेक्ट लिए, जो भी बॉडी उसने लिया है, जो भी फूड उसने लिया है, कहने का मतलब है वो सारा फूड क्या होगा, जरूरी नहीं कि सारा का सारा 100% एनर्जी में कन्वर्ट हो, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बच जाते हैं, तो उन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है क्योंकि वो हार्मफुल हो सकता है। तो फिर उसको बाहर निकालने का एक प्रोसेस इन्होंने बताया जिसका नाम एक्सक्रीशन है। अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर बॉडी डिजाइन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स आर फॉलोड, ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप्ड, which means that the transportation system will need to be transport waste away from। तो यहाँ पे फिर से वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमें यूज पड़ेगा उसको बाहर निकालने के लिए, वेस्ट प्रोडक्ट को। तो ये इन्होंने लाइफ प्रोसेस के बारे में बताया कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, कैसे सारे प्रोसेस काम करते हैं, रेस्पिरेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, फिर आपके बाद एक्सक्रीशन क्या होता है, सारा मूवमेंट उन्होंने अच्छे से बताया। तो अब सबसे पहला जो आपका न्यूट्रिशन है उसको डिटेल में बताया कि कैसा न्यूट्रिशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखते हैं न्यूट्रिशन में क्या लिखा है कि व्हेन वी वॉक और राइड ए बाइसिकल वी आर यूजिंग अप एनर्जी इवन वी आर नॉट डूइंग एनी अपरेंट एक्टिविटी, एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन ए स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। अगर कुछ काम करो आप तो आपको क्या चाहिए, उसके लिए एनर्जी चाहिए, बट आप काम ना भी करो तो भी आपको एनर्जी चाहिए आपको बॉडी को मेंटेन करने के लिए। We also need materials from outside in order to grow, develop, synthesize protein and other substances needed in the body। तो अलग अलग फंक्शंस के लिए हमें क्या चाहिए, मटेरियल्स चाहिए, चाहे ग्रो हो, डेवलप हो, सिंथेसाइज प्रोटीन हो, या बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं, ऐसा उन्होंने बताया। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल इज फूड वेट। तो ये जो सोर्सेज की बात कर रहा है वो फूड की बात कर रहा है, जो हम खाना खाते हैं उसी में ये सारा कुछ एनर्जी हो जाता है, इसी में सब कुछ हमें मिल जाता है। कैसे, हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड, ये फूड मिलता है कैसे हमें। द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज। ठीक है, ये जो एनर्जी हमें चाहिए उसके लिए जो हम फूड ले रहे हैं वो सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या होता है, कॉमन ही रहता है, बट लेने का तरीका, फूड लेने का तरीका डिफरेंट होता है। सम ऑर्गेनिजम्स यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेस। अब कुछ इनऑर्गेनिक सोर्सेज से लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हो एंड वाटर। अब कुछ सिंपल जो उन्होंने बताया कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से आप ले सकते हैं।
दीज ऑर्गेनिजम्स द ऑटोट्रॉफ्स, इनका नाम क्या है? ऑटोट्रॉफ्स, मतलब जो अपना खुद का फूड बनाते, खाना बनाते कह सकते हो। इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। तो ये याद रखना कि ऑटोट्रॉफ्स मतलब क्या होते हैं? जो अपना खुद का खाना बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स हो गए या कुछ बैक्टीरिया भी है। अदर ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, बाकी जो ऑर्गेनिजम्स हैं मल्टी सेलुलर हो गए या फिर जो भी अदर ये हैं ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस यूज करते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। बाकी जैसे हम लोग अगर तो हम लोग कुछ भी खाना खाते हैं तो खाना जो भी फूड है वो ब्रेक डाउन होना चाहिए और उसमें से प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जो भी चीज़ें हैं वो सारा कुछ बाहर निकल जाना चाहिए और वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगा, फिर पूरे सेल को, पूरे बॉडी को इस तरह से मिलेगा। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। और इन सब चीज़ों को जैसे प्रोटीन्स, इन सब चीज़ों को बाहर निकालना है, इसके लिए क्या चाहिए? एंजाइम्स चाहिए। वो एंजाइम्स यही सब काम करते हैं। Thus the heterotrophs survival depend directly और indirectly on autotrophs। आप कह सकते हैं जो heterotrophs मतलब जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ पे डिपेंड करते हैं, मतलब ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल एंड फंगाई। ठीक है, हम लोग उसी में आते हैं, फंगाई भी उसी में। अब ऑटोट्रॉपिक को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि क्या होता है, कैसे फंक्शन इनका करता है फूड का। कार्बन एंड एनर्जी एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। तो इनका जो फूड बनाने का तरीका है वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, ये आपको पहले से ही पता है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक इन सब्सटेंस फ्रॉम द आउटसाइड एंड कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फूड ऑफ एनर्जी। दिस मटेरियल इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब उनको जो फूड चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, वो उनके लिए फूड क्या क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, विच इज़ कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या करते हैं? उनको कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज कर लेते हैं। किसके प्रेजेंस में? तो सनलाइट के प्रेजेंस में। एंड क्लोरोफिल, जो लीफ के अंदर होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट्स। और वही कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो उन्होंने अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाया था। We will study how this takes place in the next section. The carbohydrates which are not used immediately are stored in the form of starch, which serves as the internal energy reserve to be used as the when required by the plants। और वो जो भी फूड बनाते हैं वो यूज कर लेते हैं या फिर उसको स्टोर करके भी रखते हैं। स्टोर किसके फॉर्म में रखते हैं? तो स्टार्च के फॉर्म में करके रखते हैं। स्टोर याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट्स उन्होंने तो बना लिया, अब वो कार्बोहाइड्रेट जब वो स्टोर करेंगे तो स्टार्च के फॉर्म में करते हैं। A somewhat similar situation is seen in us, where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen। और हमारे केस में भी कुछ ऐसा ही होता है कि जो भी हम फूड खाते हैं उसकी जो एनर्जी होती है हमारे अंदर स्टोर्ड हो जाती है। वो किस फॉर्म में होती है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, प्लांट के केस में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है और हमारे में ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, अब क्या दिया है? नेक्स्ट देखते हैं। 6 CO2 उन्होंने यहाँ पे फॉर्मूला दिया है फोटोसिंथेसिस का कि कैसे, तो CO2 और वाटर चाहिए प्लांट को, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंट में, तो उनका ग्लूकोज बन जाता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस H2, ऐसा इन्होंने दिया है। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या होता है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस में, वो देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पे ये 3 इवेंट दिए हैं, 3 प्रोसेस दिए हैं, वो जो आपको ध्यान में रखना है। ये पूछा जाता है डायरेक्ट एग्जाम में कि कौन कौन से प्रोसेस हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, पहला है आपको कि एब्जॉर्प्शन होगी किसकी? लाइट एनर्जी की। कौन करेगा? तो क्लोरोफिल। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब उसने जो लाइट एनर्जी ले लिया वो लाइट एनर्जी क्या करेगा? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने का मतलब कि जो वाटर है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, उसका जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज किया जाता है। और ये तीनों प्रोसेस एक साइमल्टेनियसली चलता है, ऐसा समझ के रखना है, एक साथ सब कुछ होते हैं। These steps need not take place one after other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night. अब जैसे कुछ प्लांट्स में तो साथ में होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जैसे डेजर्ट प्लांट्स हैं, वो क्या करते हैं?
टेक्स अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, वो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट को ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दिन के टाइम में वो अगर लेंगे तो उनमें ज़्यादा लॉस होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे, और ड्यूरिंग द डे जो उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब किया था वो फिर मिक्स करके अपना फूड बना लेते हैं। लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब जो भी हमने स्टेप्स देखा वो कैसे इंपॉर्टेंट है ज़रा देखें। इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व a cross section of a leaf under the microscope, you will notice that some cells contain green dots. अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ग्रीन डॉट्स दिखते हैं प्लांट्स में। These green dots are cell organelles, यही हमारा सेल ऑर्गेनल्स है, कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट आप कह सकते हो, ठीक है, विच कंटेन, और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा क्लोरोफिल होता है, ऐसा याद रखना है, ठीक है। लेट अस डू एन एक्टिविटी, इसके लिए एक एक्टिविटी दिया और एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अच्छे से इसको मैं समझा रहा हूँ, समझ लेना, एग्जाम में इस एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। इन्होंने क्या, टेक ए पॉटेड प्लांट, एक प्लांट ले लेना है, जैसे मनी प्लांट का एक लीफ ले लिया हमने, ठीक है, नहीं सॉरी शुरू में मनी प्लांट ही, पूरा प्लांट ही लेना है। कीप द डार्क प्लांट इन ए डार्क रूम फॉर द 3 डेज, अब हमने उसको डार्क रूम में रख दिया 3 डेज के लिए। इससे क्या होगा कि जो भी मनी प्लांट अपना फूड बनाया था, अब उसको अगले 3 दिन तक फूड बनाने का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, उसका फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो सारा का सारा अपना फूड जो स्टोर करके रखा है स्टार्च के फॉर्म में, वो सारा यूज कर लेगा, ठीक है। हमने देखा भी जस्ट ना कि अपना फूड जो भी स्टोर करता है वो स्टार्च के फॉर्म में रहेगा, तो वो 3 दिन डार्क रूम में रहने के कारण क्या होगा कि वो सारा अपना स्टार्च यूज कर लेगा। अब जैसे ही नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 आवर्स, जैसे हमने 6 आवर्स के लिए उसको रखा, वो फटाफट अपना फूड बनाना स्टार्ट करेगा। और उसी समय 6 आवर्स के बाद हमने क्या करना है, प्लक ए लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस देम ऑन अ शीट ऑफ पेपर। तो ये पहला जब पिक्चर देख रहे हो, कुछ इस तरह का आपका प्लांट हो जाएगा जब उसको 3 दिन आप डार्क रूम में रख दोगे, तो येलो पड़ जाएगा थोड़ा सा, और जैसे उसको आपने लाइट में रखा, सनलाइट में रखा, वो क्या हो जाएगा, ऐसे उसमें ग्रीन पैचेस दिखने लगेंगे कहीं कहीं पे। अब इस लीफ को क्या करना है, डीप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर ए फ्यू मिनट्स, उसको पहले बॉयल करने लाए। इससे बॉयल करने से क्या होगा, वो जो आपका लीफ है वो किल हो जाएगा, उसकी मतलब वो पूरी तरह से गया, जान चली गई उसकी, कह सकते हो आप एक तरह से। आफ्टर दिस इमर्ज इट इन ए बीकर कंटेनिंग अल्कोहल, अब एक बीकर में पानी ले लेना है और उसके ऊपर से एक कटोरे में, कह सकते हो बाउल में, आपको अल्कोहल डाल लेना है और उसमें आपको लीफ को डालना है, डायरेक्ट ये नहीं करना है। जैसे क्या, इमर्ज इट इन ए बीकर कंटेनिंग अल्कोहल ब्रेक्स डाउन, अब ये अल्कोहल क्या करेगा, तो अल्कोहल ब्रेक डाउन द क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल को ब्रेक कर देता है। केयरफुली प्लेस द एबव बीकर इन वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। तो उसने वही लिखा है कि कैसे आपको ये सेटअप बनाना है। What happens to the color of the leaf? What is the color of the solution? इससे क्या होगा, ग्रीन कलर आउट ऑफ द लीफ, तो उससे ग्रीन कलर बाहर निकल जाएगा, एक तरह से आप कह सकते हो। नाउ डीप द लीफ इन ए डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन, हम आयोडीन एक इंडिकेटर यूज करेंगे यहाँ पे, ये आयोडीन डाल के देखें फ्यू मिनट्स। टेक आउट द लीफ ऑफ द रिंस द आयोडीन सोल्यूशन, बाद में आयोडीन से तो क्या हमें ऑब्जर्व करने को मिलेगा, तो ये सेकेंड वाला पिक्चर आप देख सकते हो, मतलब आयोडीन इज एन इंडिकेटर दैट टर्न्स ब्लू ब्लैक इन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जो भी उसका फूड था स्टार्च के फॉर्म में, जहाँ जहाँ स्टोर हो गया था, वो सारे स्टार्च किस में चेंज हो जाएंगे, ब्लू ब्लैक। तो ये इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है, कि कैसे फूड वो बनाता है, आप उसको देख सकते हो। तो ये जो स्टार्च प्रेजेंट है, इसका मतलब हाँ, उसने अपना फोटोसिंथेसिस जब हमने उसको सनलाइट में रखा था तो उसने किया था। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू। इन क्लास 9 वी हैड टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो स्टोमेटा कैसे रहते हैं कि लीफ के सरफेस पे रहते हैं, मैक्सिमम बिलो द सरफेस रहते हैं, ये याद रखना है। मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीफ थ्रू दीज पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये स्टोमेटा के थ्रू ही क्या होता है, वो CO2 का एक्सचेंज होता है, वो CO2 लेता है, ठीक है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स, लीव्स, ठीक है। बाकी जगहों से भी आपका एक्सचेंज होता है गैसेस का, स्टेम से, रूट से, लीफ से, कह सकते हो। सिंस लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दीज स्टोमेटा। अब होता क्या है कि जैसे ही स्टोमेटा ने अपना ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के दौरान क्या होता है, जैसे वो स्टोमेटा ओपन होता है तो जैसे वो CO2 ले रहा है तो बदले में उसको वाटर का लॉस हो जाता है, मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कह सकते हो आप।
तो जब तक वो CO2 लेते रहेगा, जब तक वो स्टोमेटा ओपन रहेगा, तब तक वाटर उसका लॉस हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़, CO2 अंदर जाएगा और वाटर बाहर जाएगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। दूसरी वही बोला, द प्लांट क्लोजेज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। और जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए तो वो क्या करेगा, अपना स्टोमेटा क्लोज कर लेगा, ना तो वाटर उसके लॉस हो जाएंगे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज ए फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। और ये गार्ड सेल का फंक्शन होता है कि कैसे ओपनिंग और क्लोजिंग करना है। द गार्ड सेल स्वेल्स व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम। अब गार्ड सेल बंद है और धीरे धीरे इसमें वाटर उसमें कंटेन हो रहा है, वाटर भर रहा है। जब 100% के ऊपर वाटर हो जाता है गार्ड सेल के अंदर, तो वो क्या करता है, वो स्टोमेटा को ओपन कर देता है। तो इस तरह से वाटर फिर इवोपरेट होने लगता है और CO2 अंदर आने लगता है। एक टाइम आता है जब वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, जैसे 80% या 90% पे आ जाता है, फिर से वो क्लोज हो जाता है और फिर से वाटर भरना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से आपका प्रोसेस चलते रहता है। इसने वही लिखा, द गार्ड सेल स्वेल। गार्ड सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा कब, जब व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। फिर से क्या होगा, वो ओपन हो जाएगा। सिमिलरली द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल श्रिंक। जब वाटर का लॉस ज़्यादा हो जाएगा तो वो श्रिंक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने प्रोसेस दिया ओपनिंग एंड क्लोजिंग का। अब एक एक्टिविटी दिया है। एक्टिविटी में क्या कि CO2 का कैसे नीड है, प्लांट CO2 क्यों यूज करता है, कैसे यूज करता है, यहाँ पे इन्होंने एक्टिविटी में समझाया हुआ है। ठीक है, टेक 2 healthy potted plants which are nearly the same size, keep them in a dark room for 3 days. Now place each plant on separate glass plate. Place a watch glass container. इसमें हमने क्या डाल दिया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, याद रखना है। ठीक है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट्स। जैसे मान लो हमने यहाँ पे पहले वाले पिक्चर में देखो, वॉच ग्लास है, इसके अंदर KOH डाल दिया है। अब ये इसके अंदर जो भी CO2 रहेगा, ये KOH क्या होगा, उसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे मैंने रिएक्शन लिखा है कि CO2 और KOH जब रिएक्ट होगा तो पोटासियम कार्बोनेट और वाटर वेपर बन जाते हैं। अब आगे क्या लिखा, कवर बोथ प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार्स। ऊपर से बेल जार लगा दिया। यूज वैसलिन टू सील द बॉटम। हमने वैसलिन लगा दिया। वैसलिन क्यों लगा दिया, ताकि CO2 पास ना हो सके पूरी तरीके से। जो भी स्टार्टिंग में CO2 था बस उतना ही रहना चाहिए। अब इससे क्या होगा, कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours। प्लक ए लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब जैसे चेक करोगे तो क्या होगा, तो पहले प्लांट को तो क्या होगा, जो भी इसका CO2 है वो तो एब्जॉर्ब हो चुका है, तो इसका तो फूड बना नहीं होगा क्योंकि उसने CO2 तो है ही नहीं। हाँ, दूसरे वाले ने अपना फूड बना लिया होगा, थोड़ा बहुत फूड तो बना ही लिया होगा क्योंकि उसको CO2 तो मिल ही गया है। तो वो चीज़ यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। Based on the 2 activities performed above, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? तो हाँ, हम लोग सनलाइट वाला भी कर सकते हैं। तो हमने अभी यही देखा कि सनलाइट इंपॉर्टेंट है, CO2 इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ें हमने देखा। ठीक है, so far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements, but they also need other raw materials for building their body. ठीक है, हमने बस ये देखा अभी तक कि उसको क्या क्या एनर्जी चाहिए, कैसे चाहिए, और भी क्या चाहिए उसके अलावा, और भी क्या रॉ मटेरियल्स हो सकते हैं। वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। मतलब वो सनलाइट और CO2 के अलावा वाटर की बात कर रहा है कि वाटर कैसे मिलेंगे। तो वाटर कैसे मिलेंगे, तो रूट्स के थ्रू, सॉइल के थ्रू मिलेंगे, कहने का मतलब है। अदर मटेरियल्स लाइक जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन, मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। ये सब कुछ सॉइल से ही वो लेता है वाटर के अलावा। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसके लिए, प्रोटीन्स के लिए एंड अदर कंपाउंड्स के लिए, ये ध्यान में रखना है। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स। आपने लास्ट ईयर 9th में ये था आपको। ठीक है, नाइट्रोजन कैसे वो लेता है, तो नाइट्रोजन प्लांट डायरेक्ट नहीं लेता है, वो कन्वर्ट, जब नाइट्रोजन कन्वर्ट होगा नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में तो ही वो ले सकता है। और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, या फिर बैक्टीरिया की स्पेशल टाइप के होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट्स या नाइट्रेट्स में, वो वहाँ से भी लेता है। ये सारा कुछ ऑटोट्रॉप्स का न्यूट्रिशन था। अब देखते हैं हेटरोट्रॉप न्यूट्रिशन में क्या दिया है। ईच ऑर्गेनिज्म इज एडेप्टेड टू इट्स इन्वायरमेंट। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, कैसे वो फूड लेगा। फॉर एग्जांपल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी। अगर आपका फूड स्टेशनरी है, जैसे ग्रास या मोबाइल है, सच डियर, जैसे ग्रास, जैसे किसी काऊ के लिए कह लो तो उसके लिए तो उसका फूड कैसा है, स्टेशनरी है,
उसको आराम से वो खा लेगा। लेकिन किसी लायन के लिए उसका फूड कैसा है, मोबाइल है, भागेगा, उसके लिए उसकी मेहनत करनी पड़ेगी, दौड़नी पड़ेगी। वुड अलाउ फॉर डिफरेंस इन हाउ द फूड इज एक्सेस एंड व्हाट इज़ द न्यूट्रिटिव। तो कैसे वो उसको पकड़ता है, क्या करता है, कैसे फूड को कैच करता है, वो यहाँ पे सारा प्रोसेस उन्होंने बताया है। न्यूट्रिटिव अपरेटस यूज बाय अ काउ एंड ए लायन। ठीक है, तो वही काउ और लायन का उन्होंने बताया कि काउ और लायन में कैसे उसका फूड उसके लिए इजीली मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे उन्होंने बताया। दिस इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज बाय ऑर्गेनिज्म। बहुत सारी स्ट्रेटजीज है कि कैसे वो फूड को लेगा, क्या उसको डाइजेस्ट करेगा, कैसे डाइजेस्ट। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी। अब कुछ कह सकते हो कि ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने फूड को आउटसाइड द बॉडी ही ब्रेक डाउन कर लेता है और वहाँ से वो सिर्फ न्यूट्रिशन जो भी चीज़ें होगी, न्यूट्रिशियस चीज़ें, बस वो अंदर लेता है। सम ऑर्गेनिज्म सॉरी उसके बाद क्या दिया, एग्जाम्पल्स ऑफ फंगाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स। ठीक है, जैसे ब्रेड मोल्ड्स का भी सेम वही है, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया। ये लोग क्या करते हैं, अपने फूड पार्टिकल को बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर देते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशियस चीज़ें सिर्फ ले लेते हैं। अदर्स टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। बाकी जो भी है, जैसे हम हो गए या एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, ये लोग पूरा का पूरा फूड अंदर ले लेते हैं, वो स्टमक में चला जाता है, फिर वहाँ से उसका ब्रेक डाउन स्टार्ट होता है और उसमें से जो भी न्यूट्रिशियस चीज़ें हैं वो धीरे धीरे फिर अलग होती हैं। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन। वो सब कुछ बॉडी डिजाइन पे डिपेंड करता है। एंड फंक्शनिंग, सम अदर ऑर्गेनिज्म्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स या एनिमल्स से अपना फूड लेते हैं बिना उनको मारे। दिस पैरासाइटिक न्यूट्रिटिव स्टडी यूज्ड बाय ए वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक कैस्कटा, ठीक है, एम्बर बेल कह सकते हैं, जो टिक्स होते हैं या लाइस होते हैं, लीचेस हो गए, ये क्या करते हैं, अपने जो भी प्लांट या एनिमल हो गया उनको किल नहीं करते, मारते नहीं, उनसे डायरेक्ट अपना फूड ले लेते हैं। उसके बाद क्या दिया है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स अपना फूड कैसे लेते हैं, जैसे सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। In single cell organisms, the food may be taken in the entire surface, but as the complexity of the organism increases, different parts becomes specialized to perform different functions. अब इन्होंने बोला कि अगर सिंगल सेल है तो उनके पास कैसा होता है, ऐसा स्पेशल कोई ऑर्गन्स नहीं होते, जैसे माउथ नहीं होता है, स्टमक नहीं होता है, ऐसे ऑर्गन्स नहीं होते हैं कि हाँ वो यहाँ से खाना खाएगा, यहाँ जाके डाइजेस्ट होगा, यहाँ से एक्सक्रीट करेगा। तो सिंगल सेल वाले में ये सब चीज़ों का टेंशन नहीं रहता है। जो मल्टी सेलुलर है वहाँ पे उनको क्या होता है, उनका स्पेशलाइज्ड फंक्शंस है, स्पेशलाइज्ड बॉडी डिजाइन है, तो उनका जो बॉडी है उनमें अलग अलग ऑर्गन्स होंगे, माउथ होगा, ईसोफेगस होगा, स्टमक होगा, लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे एनिमल्स की बातें मैं बता रहा हूँ, तो उसमें सब कुछ अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया है, फॉर एग्जाम्पल अमीबा टेकन इन फूड यूजिंग टेम्प्रोरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर फूड पार्टिकल फॉर्मिंग ए फूड वैक्यूल। ठीक है, जो वो सूडोपोडिया बना लेता है, पिक्चर देख सकते हो, वो क्या करता है, अपने फूड पार्टिकल्स के आसपास एक सूडोपोडिया बना लेता है, उसको बाहर ही पकड़ लेता है और फिर उसको धीरे 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 ब्रेक डाउन कर लेता है बाहर में ही, और वहाँ से न्यूट्रिशियस चीज़ें वो अंदर ले लेता है। तो ये सिंपलर वंस विच डिफ्यूजेज इनटू द साइटोप्लाज्म। इनसाइड द फूड वैक्यूल्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस विच देन डिफ्यूजेज इनटू साइटोप्लाज्म। वो साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाता है, अंदर चला जाता है उसका जो भी न्यूट्रिशियस चीज़ है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सर्फेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। वो बाहर उसको फेंक देता है। इन पैरामीशियम विच इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, द सेल हैज ए डिफिनिट शेप एंड फूड इज टेकन इन द स्पेसिफिक स्पॉट। ठीक है, अब पैरामीशियम के केस में क्या होता है कि वो भी आपका सिंगल सेल ही है, ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा स्पेसिफिक स्पॉट होता है। स्पेसिफिक स्पॉट कहने मतलब क्या है कि उसकी माउथ एक जगह बनी हुई जाती है, वो फूड वहीं से लेगा। अमीबा में कहीं से वो फूड अपने आप फूड आपको ले सकता है, उसके लिए उसको टेंशन नहीं है। इन पैरामीशियम में कैसा होता है, स्पेसिफिक स्पॉट होता है जहाँ से वो फूड लेगा। फूड इज मूव्ड टू द दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। अब पैरामीशियम में क्या होता है, उसके बॉडी में सीलिया लगे रहते हैं, उस सीलिया को मूव कराते रहता है और जो फूड पार्टिकल्स है वो सीलिया की मदद से उसके माउथ तक पहुंच जाता है, विच कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल। वो जो सीलिया रहता है पूरे बॉडी में रहता है उसके, तो वो अपने फूड पार्टिकल को क्या करता है, सीलिया की हेल्प से उसको अट्रैक्ट करता है और अपने माउथ तक लेके आता है। जैसे वो फूड पार्टिकल माउथ तक आया फिर वो उसको खा जाता है।
तो ये चीज़ दिया था। आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन डिटेल में पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें दिया हुआ है। उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पेज तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मिस नहीं करना है, समझना है, एक दो बार अच्छे से उसको पढ़ना है। बुक में जो चीज़ें दी हुई है वो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपका समझ लो 100% चीज़ें कंप्लीट हो गई है। बस अब उसको रट्टा मारना है। जितना आप उसको याद रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बुक का लैंग्वेज जितना ज़्यादा यूज करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपने कोई भी डाउट हो, आपको कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ भी मुझसे जुड़ सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, ठीक है। चलो।